नमस्कार। 5 अगस्त का वह दिन बांग्लादेश के इतिहास में एक काला अध्याय लेकर के आया, जिस दिन बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को तख्ता पलट कर दिया। शेख हसीना अभी भारत में। 5 अगस्त की वह घटना पूर्व नियोजित प्रतीत होती है और उसके पीछे बहुत बार लोगों ने कहा अमेरिका का हाथ, CIA का हाथ। लेकिन जिस जमीन पर आप खेती करना चाहते हैं वह जमीन कैसी है यह भी डिपेंड करता है। बांग्लादेश की जमीन में अब क्रांति आ चुकी थी। बांग्लादेश की जमीन में विद्रोह के स्वर दिखने लगे थे और इस विद्रोह को हवा देने वाला जो संगठन है वह था जमात इस्लामी बांग्लादेश। वह संगठन जो 1975 में बना, जिसके कर्ता धर्ता बने अब्बास अली खां। यही वह संगठन है जो पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे के आगे रहकर काम किया। बाकी सब बातें तो छुपी हुई हैं, लेकिन यह संगठन जो एक कट्टरवादी इस्लामिक संगठन है, उसने गुपचुप तरीके से बंगाल को मानो पूरे आग में झोंक दिया। बंगाल बारूद के ढेर पर खड़ा था, सिर्फ चिंगारी लगने की देर थी। लग गई 5 अगस्त चिंगारी। जमात, यानी कि जब मैं पूरा नाम कहता हूं जमात इस्लामी बांग्लादेश, यह शुरू से ही, जब से इसकी स्थापना हुई, शुरू से इसमें देखा गया है कि यह बांग्लादेश में एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में उसको रूपांतरित करना चाहता है। विद्रोह तो होना ही था। धीरे धीरे करते करते यह बांग्लादेश के पूरे मुस्लिम कौम को अपने प्रतिनिधि के रूप में दिखाने लगा, मानो पूरा का पूरा मुस्लिम समाज का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन है। वह कौन है? यह संगठन। इस संगठन के यदि आप जड़ में जाएं, जिसका बहुत बड़ा योगदान तख्तापलट में था, जड़ में जाएं तो जड़ से ही आपको वो विद्रोह के स्वर नजर आएंगे। बांग्लादेश जब अपना स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था, मुक्ति वाहिनी सेना जिसका नेतृत्व मुजीबुर रहमान कर रहे थे, बंग भंग मुजीबुर रहमान, राष्ट्रपिता बांग्लादेश के, उस समय यह संगठन अपने वास्तविक नाम में नहीं था। उस समय इसका नाम हुआ करता था जमाते इस्लामी पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश तो बना ही नहीं था। और जमाते इस्लामी पाकिस्तान ने, जो कि पूर्व नाम कहा जाएगा इस संगठन का, जमाते इस्लामी बांग्लादेश का, उसने भरपूर मदद किया पाकिस्तान की सेना को। वो हर व्यक्ति, वो हर बुद्धिजीवी जो बांग्लादेश की मुक्ति के लिए संघर्षरत था, सबका सामूहिक नरसंहार में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान आर्मी के साथ यह संगठन चला, लेकिन होना तो वही था। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को आजाद करवाते हैं और बांग्लादेश के ऑल इन ऑल बनते हैं, राष्ट्रपिता बन जाते हैं। तस्वीरें आपने देखी, आज उस राष्ट्रपिता को बांग्लादेश के नागरिक ने ही क्या किया। इस संगठन के सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, प्रतिबंध आरोपित किए गए, कई भाग गए भारत से, बांग्लादेश छोड़ करके। जब मुजीबुर रहमान आए, भागना स्वाभाविक था, लेकिन जब मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली के साथ सामूहिक हत्या की जाती है, तख्ता पलट किया जाता है, और जियाउर रहमान जो बांग्लादेश के हेड बनते हैं इस तख्ता पलट के बाद, उन्होंने क्या किया? आने के साथ उन्होंने सारे प्रतिबंधों को, जमात के सारे प्रतिबंधों को हटाया और उसी के दौर में बांग्लादेश में इस संगठन का पुनर्गठन किया गया। और अब निकल करके सामने में जो आया संगठन, वह था जमात इस्लामी बांग्लादेश। 1975 में जियाउर रहमान तख्ता पलट किया और स्वतंत्रता विरोधी लोगों को अपने साथ मिलाया गया।
यहां पर आप यह बात भी ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन सर्च लाइट जो बांग्लादेश में चल रहा था पाकिस्तान के द्वारा, उनके सैनिकों के द्वारा, उसमें इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर चला। लेकिन यह बात भी ध्यान रखेंगे, संगठन जितना अपने आप को प्रेजेंट किया कि मैं इस्लामिक विधि विधान को स्थापित करना चाहता हूं, इस्लाम और लोकतंत्र में कोई खास मेल मिलाप नहीं है। आप इस बात को जान लीजिए, कोई भी ऐसा इस्लामिक देश नहीं जहां लोकतंत्र हो। लेकिन यह संगठन ने समय के साथ अपने चरित्र को भी बदला। सबने बदला, केवल उसने नहीं बदला, सबने बदला। यही जमात के लोग आगे चल करके बेगम खालिदा जिया, जो बेगम थी जियाउर रहमान की, उसकी पार्टी में भी शामिल हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात। 91 से 96 और 2001 से 2006 तक जब बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी का राज था बांग्लादेश पर और बेगम खालिदा जिया का शासन था, उस शासन के दौरान ये लोकतंत्र में सहभागी बने कौन? जमात के लोग, जिसके लिए लोकतंत्र कुछ नहीं था, सब कुछ इस्लाम था। और इतना ही नहीं, समय के साथ कौन नहीं बदला, बात तो आज इस पर भी होनी चाहिए। समय के साथ कौन नहीं बदला? कहीं उसी के बीज को काट, वही पेड़, बीज जो आज जो पेड़ बना, उसको शेख हसीना ने तो नहीं काटा। प्रश्न तो यह उठता है, क्योंकि यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, वर्ष था 1982। 1982 में फिर वहां पर तख्ता पलट होता है बांग्लादेश में। एक सैन्य शासन की स्थापना होती है और एक सैन्य तानाशाह बांग्लादेश के ऑनिरॉल बन जाते हैं। यह थे इरशाद साहब जो आपको दिख रहा है। और इसको हटाने के लिए, इन साहब को हटाने के लिए दोनों ही लोकतांत्रिक पार्टी जो अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टियां कह रही थी, चाहे वो बीएनपी हो, चाहे वो शेख हसीना की अवामी लीग हो, इन दोनों ने उस तानाशाह को हटाने के लिए क्या किया? जमात के साथ समझौता किया, अपने गठबंधन में शामिल हुआ। जमात के लोगों ने जहां एक और लोकतंत्र के सपोर्ट में नारे बुलंद किए, वहीं इन दोनों की ने अपनी विचारधाराओं से समझौता किया। बेगम खालिदा जिया का तो समझ में आता है, लेकिन शेख हसीना का समझ में नहीं आया। एक पिता के हत्यारे संगठन के साथ समझौता मजबूरी थी या सत्ता की लोलुपता। लेकिन परिणाम जो भी हुआ, 90 में यह सैन्य सरकार उखाड़ कर फेंक दी गई, 91 में चुनाव हुआ और बीएनपी की हेड बेगम खालिदा जिया शासन में आई। और उनके शासन में आने के बाद जमात के लोग लोकतंत्र में सहभागी बने और मंत्री भी बने। यह वही दौर है, 92 का वर्ष, जब बाबरी मस्जिद की घटना होती है 6 दिसंबर को। एक तरफ वह लोकतंत्र में शामिल होते हैं, दूसरी ओर उनके साथ वह कट्टरवाद, इस्लामिक कट्टरवाद भी उसी के साथ आगे बढ़ रहा था। उन्होंने लोकतंत्र के लिए अपने ओरिजिनल मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया था। जब बाबरी मस्जिद की घटना हुई, ध्वस्त हुआ वह, उसके बाद इस संगठन ने इसकी भावनाओं का, इस्लाम विरोधी भावनाओं का पूरा फायदा उठाया और अपने आप को एकमात्र इस्लामिक जगत का प्रतिनिधि, बंगाल में इस्लामिक लोगों का प्रतिनिधि करार दिया और समझाने में भी कामयाब रहा। आगे देखिए, आगे और भी आपको कुछ रोचक चीजें मिलेगी। 90 में आप समझ सकते हैं कि एक तानाशाह को हटाने के क्रम में, एक सैनिक तानाशाह को हटाने के क्रम में हो सकता है दोनों ने समझौता किया हो। किससे? जमात से, या मैं कहूं अवामी लीग ने, शेख हसीना ने भी किया हो। लेकिन 1996 में देखिए, शेख हसीना ने अलग से जमात के साथ गठबंधन किया उस चुनाव में। अब आप समझ सकते हैं, रंग सबका बदल रहा था, समय के साथ सब बदल रहे थे। जमात के लोगों के साथ उन्होंने बाकायदा शामिल हुई। 2008 के इलेक्शन में जमात के लोगों ने लोकतंत्र में थोड़ी सी आस्था दिखाते हुए 300 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 सीटों पर महज जीता। लेकिन अब जाकर के धीरे धीरे शेख हसीना को लगा कि जमात उनके लिए सही नहीं, इस्लामिक शासन को स्थापित करने की उनकी मानसा।
और बहुत बड़े जनसंख्या में यह धीरे धीरे विचार पैदा होना कि शेख हसीना उन लोगों से हाथ मिला रही थी जो बंगाल की मुक्ति के लिए सबसे बड़ा रोड़ा था, पाकिस्तान के समर्थक। यह विचार भी धीरे धीरे शेख हसीना को लगा गलत है। शेख हसीना ने साथ छोड़ा और 2010 में अवामी लीग की सरकार ने मुकदमा चलाने की शुरुआत की। वहां पर शुरुआत तो की गई और आगे चल करके कई नेताओं को फांसी भी दी गई। हम आते हैं उस पर, लेकिन इस बात को जान ली, वर्ष था 2013। पहली बार बांग्लादेश के स्वतंत्र इतिहास में मुजीबुर रहमान के बाद दूसरी बार यदि मैं कहूं, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट का शासन चल रहा था, अनिश्चितता का दौर था, 2013 का वर्ष था, उसने जमात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। और अभी हाल ही में 1 अगस्त 2014 को, यानी सत्ता परिवर्तन से कुछ दिन पहले, शेख हसीना ने भी पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन शायद बहुत देर कर दी शेख हसीना ने, जमात ने अपना काम कर दिया। आज इस बात को भी हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि आखिर यह नाटकीय मोड़ कैसे आया। एक तरफ जब उन्हें यह लगा कि अब उन पर आपराधिक मुकदमा चलाना चाहिए, उनको फांसी पर देना चाहिए, वहां से जो कहानी शुरू हुई, अंतगतवा यह कहानी यहां तक कैसे पहुंच गई, इसे भी आज हम लोग डिकोड करने का प्रयास करेंगे। वर्ष था 2016 और 2016 में एक जमात के सबसे पॉपुलर नेता जो थे, माउतीर रहमान निजामी, माउती और रहमान निजामी, ये सबसे फेमस नेता थे जमात के। 2010 में जो न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई और सजा देने की बात हुई, उसी क्रम में इन्हें, इस व्यक्ति को पाया गया कि ये बांग्लादेश में मुक्ति जो संग्राम चल रहा था उस दौरान पश्चिमी बंगाल में खासकर पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर के इनके संगठन ने जबरदस्त नरसंहार किया और फांसी पर लटका दिया। लेकिन नाटकीय मोड़ यहां पर नहीं था कि 2016 में इसे फांसी पर लटकाया गया, एक सबसे ताकतवर जमात के नेता थे। नाटकीय मोड़ तब आया जब इस पर फांसी पर लटकाने के बाद भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं, न खास विद्रोह हुआ, जमात के लोग सड़क पर बाहर नहीं निकले। और यहीं पर बहुत बड़ी गलती की शेख हसीना ने। शेख हसीना ने इसे जमात की कमजोरी समझा और ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। उन्हें लगा जमात अब कमजोर हो चुका है, जमात अब पूर्व का अध्याय हो चुका है, एक बीता इतिहास हो चुका है। लेकिन जमात कुछ और सोच रहा। जमात क्या सोच रहा था, उस पर आने से पहले हम लोग इस पर भी जरूर आ जाएंगे। इस पर भी पहले हम लोग इस पर आते हैं। यही जमात जिसने 1980, 81 में, सॉरी 1990 और 91 में उस सैन्य सरकार को हटाने में बीएनपी और अवामी लीग के साथ मिलकर के जबरदस्त रोल अदा किया और उखाड़ कर फेंक दिया उस सैन्य सरकार को, वही जमात आज शेख हसीना को 2024 में 5 अगस्त को उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन इस बार उसका सहयोगी कोई पार्टी नहीं था, इस बार उसका सहयोगी था छात्र। इस बार उसने लोकतंत्र के सबसे युवा स्तंभ को अपना हथियार बनाया, छात्र। छात्र की उबलती हुई भावनाओं को, बेरोजगारी, आरक्षण का मुद्दा, ये सब छात्रों के बीच बहस का मुद्दा था, उसको आवाज दिया जमात ने। पहली बार तो पार्टी के साथ मिलकर के यह काम किया गया, इस बार छात्रों के साथ मिलकर के फिर दोबारा जमात ने उखाड़ कर फेंक दिया एक सरकार को, एक लोकतांत्रिक सरकार। जमात के बारे में थोड़ा आज और जानेंगे हम लोग। जमात इस्लामी, इसकी स्थापना 26 अगस्त 1941 में हुई, लाहौर में हुआ था। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, उस समय इसका नाम क्या था? जमात इस्लामी पाकिस्तान। जब यह स्थापित हुआ
और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, आगे चल करके पाकिस्तान एक देश बना, तो जमात और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपिता, इन दोनों के बीच संबंध आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जमात इस्लामिक शासन को स्थापित करना चाह रहा था, शरीयत का लॉ एस्टेब्लिश करना चाह रहा था, कट्टरपंथ को बढ़ावा देना चाह रहा था। जिन्ना इसको स्वीकार नहीं कर पा। वहां से आप देखेंगे कि लोकतंत्र जब इसकी स्थापना हुई, जमात की जब स्थापना हुई और पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बन करके एक देश बना, तो शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि लोकतंत्र के प्रति जमात में कोई आस्था नहीं। वहीं उस दौर में आप देखेंगे पूर्वी पाकिस्तान में एक व्यक्ति है गुलाम आजम, वह भी जमात से अलग एक व्यक्ति, पूर्वी पाकिस्तान जो आगे चलकर बांग्लादेश बनेगा, वहां पर इस्लामिक विचारधारा को हवा दे रहा था, कट्टरपंथ को बढ़ा रहा था, और वह व्यक्ति 1954 में जमात का सदस्य बन जाता है। और अब पूर्वी पाकिस्तान यानी कि सो कॉल्ड जो आगे चलकर बांग्लादेश बनेगा, अब जमात का कार्यस्थल पश्चिमी पाकिस्तान के साथ साथ पूर्वी पाकिस्तान भी हो गया, और वहां पर वह पूरा एक्टिवेट हो गया। इस ढंग से पूर्वी पाकिस्तान में वह ब्रांच फला और फूलने लगा। पहली बार यदि कहा जाए तो आपको 1665 में जमात और लोकतंत्र के बीच थोड़ा सा समन्वय दिखेगा, क्योंकि पहली बार जमात ने 1665 में अपनी विचारधारा से अलग कर होते हुए मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को सहयोग दे दिया। अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट अयूब खां। अयूब खां वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार जमात पर प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध 1962 तक रहा जमात के साथ। स्वाभाविक सी बात है, अयूब खां के साथ जमात के संबंध अच्छे नहीं थे, और इसी का परिणाम था कि मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को जमात में सपोर्ट कर दिया। लेकिन यहां पर आप सिर्फ यह न देखें और इतना ही नहीं समझें कि इस्लाम जो एक विचारधारा है जिसमें शायद लोकतंत्र उतना सूट नहीं करता है, उसके साथ समझौता किया गया। शायद इस्लाम की विचारधारा जो पुरुषवाद पर टिकी हुई है, उसके साथ भी समझौता किया गया। आपको साफ दिखेगा कि यह इस्लाम जो कट्टर इस्लाम की छवि को लेकर के यह आगे बढ़ा, उससे साफ एक समझौता था, क्योंकि फातिमा जिन्ना महिला थी, और महिलाओं का इस्लाम में, और वो भी उन दिनों, कितना रोल था। इतने पावरफुल पोस्ट पर आप समझ सकते हैं, और ऐसे भूमिका पर आकर के इस भूमिका में जमात को सपोर्ट करना अपने आप में एक बहुत दुर्लभ सी बात है। यह प्रयोग आपको आगे भी दिखेगा, आप बाकायदा पढ़ चुके हैं, आप सुन चुके हैं। फातिमा जिन्ना तो शुरुआत था, लोकतंत्र के साथ जो प्रयोग शुरू हुआ और महिलाओं के साथ और महिला के साथ जुड़कर आगे चल करके शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया, उसका भी तो हम देख चुके हैं। उनके साथ भी जमात सहयोग करता है। इसलिए लोकतंत्र का इस प्रयोग को जमात ने आगे भी इस्तेमाल किया। आगे देखिए, जब मुजीबुर रहमान अपना पूर्वी पाकिस्तान में लक्ष्य को साफ कर रहे थे, गोल को साफ कर रहे थे, तब जमात उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया। उसका मूल कारण यदि आप देखेंगे तो यह समझ में आएगा कि उस समय जमात का जो नाम है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ, जमात इस्लामी पाकिस्तान। और मुजीबुर रहमान की कार्यशैली और उनकी नीति पर जमात इस्लामी पाकिस्तान को संदेह होना स्वाभाविक। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान को अलग करना चाहते हैं, एक अलग देश बनाना चाहते हैं। जमात को यह स्वाभाविक सा बात था, जमात को लगा कि उसका संगठन कमजोर हो जाएगा, इस्लाम कमजोर हो जाएगा, और विरोध करना शुरू कर दिया। वैसे भी मुजीबुर रहमान के बारे में मैं एक बात बोल दूं कि उन्होंने कुछ बातों को सामने में रखा था, शायद उसकी बात यदि मान ली गई होती तो विभाजन नहीं होता। उन्होंने बाकायदा कहा कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के लिए एक संघीय प्रणाली होनी चाहिए।
एक फेडरल सिस्टम होना चाहिए। उन्होंने आगे एक बात और कहा, दोनों की अलग अलग मुद्राएं होनी चाहिए, दोनों के अलग अलग फॉरेन रिजर्व यानी कि मुद्रा भंडार होना चाहिए। आगे वो और भी कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान के लिए एक सेपरेट अर्धसैनिक बल की भी मांग करते हैं। साफ दिख रहा था जमात को कि ये मांगे कहां जा रही, और उसी का परिणाम हुआ, जैसा कि मैंने पहले कहा, जब मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ बंग भंग के नेतृत्व में, मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, तो जमात किसके साथ खड़ा है? पाकिस्तान के साथ, सर्च ऑपरेशन के साथ, और जबरदस्त जमात ने विरोध किया। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें, वह यह, इस बार जो सत्ता परिवर्तन हुआ जमात के लिए कोई नया बात नहीं थी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 1990 में एक सैन्य सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जमात ने बाकायदा लोकतंत्र की दो पार्टियों को साथ मिल करके उस सरकार को 1990 में धराशायी किया। आप ये सुन चुके हैं मुझसे। लेकिन इस बार जो जमात ने काम किया वो बिल्कुल अलग था। इस बार जमात ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का तो जरूर प्रयोग किया, इसमें हिंसा का पुट साफ दिखेगा, लेकिन इस बार उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं लिया। उन्होंने बाकायदा इस बार छात्रों को इस्तेमाल किया, और जमात के जो हेड है वह है अभी शफीकुर रहमान। शेख हसीना जिसे कमजोर समझ रही थी, शेख हसीना को जो लगा 2016 में निजामी की फांसी के बाद, जो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि जमात खत्म हो चुका है, शायद वह खत्म नहीं हुआ। जमात अपने कार्यशैली को अब बदल चुका है। उसे अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर विश्वास नहीं, वह अब छात्रों को संगठित कर रहा है। छात्र उसकी राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुके। कोचिंग संस्थान हो, विश्वविद्यालय हो, कॉलेजेस हो, ग्रुप बनाया गया, और जमात ने सोशल साइट्स के माध्यम से वहां तक अपनी बात को पहुंचाया। बात में क्या था? सरकार विरोध। हर वो चीज जो सरकार के विरोध में थी उन सब के लड़कों के बीच में लाया। अब मुद्दा भी उनका होना चाहिए, यह भी डिसाइड किया गया। जैसे आरक्षण, जैसे बेरोजगारी, जैसे महंगाई, ये सब मुद्दे छात्र को छू रहे थे। जमात ने खूब अच्छे तरीके से उसे भुनाया। आप यहां पर इस बात को भी समझ सकते हैं कि पहले जो जमात मुक्ति विरोधी बयान देते थे, उससे अभी जमात को संगठित होने में या अपने संगठन को तैयार कर होने में समस्या हो सकती है। जमात ने अपने आप को पूरा बदल लिया। अब उसके बयान में आपको कहीं मुक्ति विरोध नहीं दिखेगा। मुक्ति विरोध का मतलब पाकिस्तान सपोर्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि बांग्लादेश में अब राष्ट्रवाद पनप चुका है। एक देश बांग्लादेश बन चुका है, 50 साल हो चुका है। अब यह मुमकिन नहीं। इसलिए जमात ने अपने आप को पूर्णतः बदलते हुए सरकार का विरोध करना ही सबसे अच्छा माना, न कि देश का विरोध। ठीक है, आप इस बात को समझ सकते हैं। इतना तो जरूर है कि 5 अगस्त की घटना के बाद जमात ने अपने उस बदले को पूरा कर लिया। वह 2016 का फांसी जो निजामी को दिया गया, जो जमात के कमजोरी का प्रतीक बन चुका था, 5 अगस्त को शेख हसीना की विदाई कहीं ना कहीं मुहर लगा दिया। इस जमात ने उसका बदला ले लिया। देखते हैं अब आगे क्या क्या हो सकता है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।